हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। चलो अपना बच्चों पी ब्लॉक चल रहा था। पी ब्लॉक में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? हमने बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग दोनों ही डिस्कस कर ली थी बच्चों, कर ली थी ना। अब देखिए बेटा सुनिए, आज अपन बात करेंगे डाइबोरेन की, ठीक है ना। आज मैं बात करूंगा डाइबोरेन की। B2H6, ठीक है बच्चों। डाइबोरेन की स्ट्रक्चर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बताओ। डाइबोरेन की स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपसे डिस्कस की हुई है, बोलो बच्चों, कर रखिए ना। अब देखिए बेटा, सबसे पहले अपन इसमें लेंगे, है ना, को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, प्रिपरेशन। ये बच्चों जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सारा आपका एनसीईआरटी में है, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी में, ठीक है। तो आप थोड़ा ढंग से पढ़ लें इसको, ढंग से, ठीक है ना। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहला नंबर 1, फ्रॉम BF3, ठीक है। हमें BF3 से इसको प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना। इसको प्रिपेयर किससे करेंगे? BF3 से। देखो बच्चों सुनो, क्या करते हैं अपन, ये जो BF3 है, ठीक है ना बेटा, ये BF3 है, ठीक है। इसको रिएक्ट करवाते हैं अपन NaH के साथ, ठीक है ना। अब बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना, मुझे बताओ बच्चों, हमें BF3 से बनाना है, तो डाइबोरेन में कितनी बोरोन होती है बच्चों? डाइबोरेन में कितने बोरोन एटम होते हैं? 2। तो हमें कितने BF3 के मॉलिक्यूल काम में लेने पड़ेंगे? 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे बच्चों। होगा क्या, देखो फ्लोरीन जाएगी हाइड्रोजन के पास और हाइड्रोजन आ जाएगी फ्लोरीन के पास, समझ में आ गया? बोलो बच्चों, आ गया? अब मुझे बताओ, जो 2 मोल्स ऑफ BH3 बनेंगे, क्या मैं उनको, ये बना बच्चों 2 मोल्स ऑफ BH3, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं B2H6? बोलो बच्चों, 2 मोल्स ऑफ BH3 को क्या मैं B2H6 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? मिल जाएगा बच्चों, मुझे मिल जाएगा 6 मोल्स ऑफ NaF। आ गया समझ में? देखो बेटा हुआ क्या, सोडियम हाइड्राइड से हाइड्रोजन निकल के चली गई फ्लोरीन की जगह, और BF3 से फ्लोरीन निकल के आगे हाइड्रोजन की जगह। समझ में आ गया क्या? सिंपल सा फंडा है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आ गया मालूम समझ में? अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट देखिए, विनम्र जोशी, टेम्परेचर याद नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपका, by using BF3 and LiAlH4, ठीक है। अपन ये लेते हैं BF3 and LiAlH4। अब देखो बेटा सुनो, ये लिया हमने BF3, ठीक है, और ये हमने LiAlH4। अब बच्चों एक बात बताओ, डाइबोरेन के एक मॉलिक्यूल में कितनी हाइड्रोजन होती है? डाइबोरेन के एक मॉलिक्यूल में 6 होती है, होती है, होती है। तो 2 मॉलिक्यूल में कितनी होगी? 2 मॉलिक्यूल में 12 हो गई, होगी बच्चों। तो अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मुझे 2 मॉलिक्यूल B2H6 के बनाने हो, 2 मॉलिक्यूल B2H6 के बनाने हो, तो बोरोन के एटम कितने चाहिएंगे? 2 मोल B2H6 बनाने हैं तो 4 चाहिएंगे ना। तो देखो बेटा, इसके आगे मैं 4 लगा दूं, 4 लगा दूं, तो बताओ, अब बताओ 4BF3 में फ्लोरीन कितनी होगी? 4BF3 में 12 होगी। अब बताओ, उधर हाइड्रोजन भी कितनी लेनी पड़ेगी आपको? उधर हाइड्रोजन भी तो कितनी लेनी पड़ेगी? 12। तो एक में बच्चों 4 है, तो मैं अगर इसके आगे 3 लगा दूं तो हो गया क्या मामला हमारा सेट। अब देखो बेटा, फ्लोरीन जाएगी हाइड्रोजन की जगह और हाइड्रोजन आ जाएगा फ्लोरीन की जगह, और हमें क्या मिल गया बच्चों? 2 मोल्स ऑफ
B2H6 और ये मिल गया बच्चों 3 मोल्स ऑफ LiAlF4। बच्चों समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आया क्या? बोलो। सिंपल है, फ्लोरीन हटा दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, मतलब फ्लोरीन हाइड्रोजन को एक दूसरे से रिप्लेस कर दो। कर दिया क्या? अरे भाई लोगों समझ में आया या नहीं आया? आ गया? अब देखो बेटा सुनो, अब ये जो हमें मिला है ना, ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये है, ये इसका इंडस्ट्रियल मेथड है बच्चों, इंडस्ट्रीज में इसको बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा हो सकता है कि ये जो आपका LiAlF4 बना है ना, ये आगे इस तरह से डिकम्पोज हो सकता है LiF और ये AlF3 में। ठीक है ना, ये इस तरह से आपका डिकम्पोज हो सकता है LiAlF4। ठीक है ना, चलो बच्चों अब आओ नेक्स्ट बात करते हैं बाय यूजिंग NaBH4। ठीक है ना, हम ले रहे हैं NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? को बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है ना, अब देखो बेटा एक बात बताऊं, ये मेरे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड है। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अगर ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है तो मुझे अगर डाइबोरेन बनानी है तो कितने बोरोन के एटम लेने पड़ेंगे? कितने बोरोन के एटम लेने पड़ेंगे बच्चों? 2 लेने पड़ेंगे। तो मैंने इसको 2 मॉलिक्यूल ले लिया और ये देखो बेटा, ये इस तरह से ब्रेक हो गया पहले 2NaH। ठीक है बेटा, 2NaH और देखो एग्जैक्टली होता क्या है, ये आपका इस तरह से कन्वर्ट हो गया 2BH3। ठीक है, अब देखो हमें इस NaH को हटाना पड़ेगा, है ना, हमें इस NaH को हटाना पड़ेगा। अगर हट तो ये रिएक्शन वापस कर जाएगा। सुन रहे हो मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं? ये NaBH4 क्या है, ये हमारा NaH और 2BH3, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर काम में लिया आयोडीन। ठीक है, तो ये आयोडीन क्या करेगा, इसके साथ मिलके बना देगा Na और ये रिलीज हो गया H2। समझ में आ गया? मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन गया आयोडीन की जगह और आयोडीन आ गया हाइड्रोजन की जगह। तो बोलो बच्चों, हमने हटा लिया ना, हमने बच्चों NaH को हटा लिया। अरे बच्चों समझ में आया क्या? देखो आप मुझे बताओ बच्चों, मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस ऐड करके लिखूं तो क्या मेरे पास ये पिक्चर आएगी क्या? 2NaBH4I2 क्या मिल गया, 2NaI प्लस H2 और B2H6। समझ में आया बच्चों? वापस सुनो, देखो क्या कह रहे हैं, ये जो NaBH4 है ये टूट गया आपका 2NaH और BH3 में। अब अगर आपने इसको हटाया नहीं ना, अगर आपने इसको हटाया नहीं तो ये रिएक्शन वापस क्या हो जाएगी, ये वापस आपकी बैकवर्ड चल सकती है। ठीक है ना, तो हमें NaH को हटाना है, तो NaH को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज लेते हैं, आयोडीन। अब मुझे बताओ बच्चों, आप मुझे बताओ NaH में क्या है, पता है क्या? इस तरह से होता है क्या बेटा? मैं इधर लिखता हूँ, चलो देखो सुनो, NaH में क्या है, ये NaH ऐसे जा सकता है क्या बेटा, 2Na प्लस एंड 2H माइनस, जा सकता है? अब ये जो 2H माइनस है ना, ये जो 2H माइनस है वो इस तरह से डिकम्पोज हो जाए बच्चों, H2 और 2 इलेक्ट्रॉन, और ये आयोडीन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके कन्वर्ट हो गया 2I माइनस। आपको पता है ना बच्चों, हेलोजन इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली ले लेते हैं, हेलोजन इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली ले लेते हैं। अब देखो बेटा, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, और क्या मिल जाएगा, 2NaI। आ गया बच्चों समझ में? अरे बच्चों समझ में आया सबको? बोलो।
हमें यहाँ पर NaH को हटाना पड़ेगा, और NaH को हटाने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज लिया बच्चों, बताओ। हमने यहाँ पे क्या यूज लिया, आयोडीन यूज लिया, ठीक है ना। तो ये बच्चों, ये तीनों रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, ये तीनों की तीनों रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट मैं हेडिंग डाल रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरिन, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में देखो बच्चों सुनो क्या होता है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज को अगर अपन देखें तो बच्चों ये जो है ना, इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस है ये, हाईली टॉक्सिक होती है बच्चों, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है ये, हाईली टॉक्सिक, और ये गैसियस फेज में मिलती है, हाईली टॉक्सिक गैस होती है, ठीक है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो कितना है बच्चों, 180 केल्विन। इसका बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ कितना है, 180 केल्विन है, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बच्चों कंबर्शन की, ठीक है। कंबर्शन का मतलब समझते हैं बच्चों, कंबर्शन का मतलब समझते हैं, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं कंबर्शन में, रिएक्शन विद ऑक्सीजन करवाते हैं। तो देखो बेटा सुनो क्या करेंगे, ये जो हमारे पास, सबसे पहले एक बात बताओ, इसको बताओ पहले, ये C2H6 है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, बताओ क्या क्या प्रोडक्ट बनाओगे। C2H6 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बनाओगे, देखो कार्बन का ऑक्साइड CO2 और हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O, ये बनाओगे ना, ये बनाओगे बच्चों। अब आ जाओ, ऐसी की ऐसी बात अपन क्या करते हैं, B2H6 प्लस ऑक्सीजन। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जहां पहले कार्बन था वहां ऑक्सीजन आ गया, तो बोरोन का ऑक्साइड बच्चों, बोरोन का ऑक्साइड होता है B2O3, और यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया H2O। आ गया क्या समझ में, बोलो बच्चों। अच्छा जब ये रिएक्शन होती है ना, तो बहुत सारी हीट रिलीज होती है, इतनी सारी हीट रिलीज होती है आपकी, ठीक है ना, बहुत सारी हीट रिलीज होती है। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर यहाँ पे इसके कंबर्शन से हीट रिलीज हो रही है, तो क्या मैं इसको एज ए फ्यूल यूज ले सकता हूँ क्या रॉकेट में, बोलो बच्चों। क्या मैं इसको एज ए फ्यूल काम में ले सकता हूँ, रॉकेट को भी तो मुझे स्पेस में सेंड करने के लिए ले सकते हैं ना। तो अपन क्या कह सकते हैं, देखो बेटा सुनो, अपन कह सकते हैं B2H6 can be used as rocket fuel due to its high heat of combustion, ठीक है बच्चों। ये बहुत ज्यादा हीट क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है बच्चों, ठीक है ना। आगे देखो, इसका मतलब क्या अपन ये भी कह सकते हैं, देखो when it is exposed to air it can catch fire, बोलो बच्चों, ये आग पकड़ सकता है क्या, अरे बच्चों ये आग पकड़ सकता है क्या, क्यों, एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन होगी कि नहीं होगी, बोलो बच्चों, एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन होगी, तो ये आग पकड़ सकता है ना। बच्चों समझ में आ गया, अरे बच्चों आपको समझ में आई ये बात सबको। चलिए अब आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। चलो बच्चों एक चीज बताओ मुझे, हमें हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है। सबसे पहले बताओ बच्चों, ये NaH है, इसका हाइड्रोलिसिस किया मैंने, ठीक है। तो यहां से मुझे ये मिल गया बेटा, मुझे क्या मिल गया, देखो NaOH प्लस H। तो अब मुझे बताओ बच्चों, ये जो B2H6 है, ठीक है, B2H6 में देखो NH में एक हाइड्रोजन थी तो एक वाटर का मॉलिक्यूल काम आया, तो B2H6 में 6 हाइड्रोजन है, तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल काम आ जाएंगे, बताओ बच्चों, 6। तो देखो बेटा
6 वाटर के मॉलिक्यूल काम आए और क्या मिल गया बच्चों बताओ। मैं कह सकता हूं कि 2 मोल्स ऑफ बोरिक एसिड मिल गया और आपको मिल गया बच्चों 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या समझ में आया? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया? तो ये ऐसा होगा, यहां से निकल गया। अब आप कहोगे सर ये मिला हमें, देखो B2OH6। B2OH6 को क्या मैं BOH की होल थ्राइस लिख सकता हूं क्या? B2OH6 को लिख सकता हूं? ये बच्चों समझ में आ गया क्या? पक्का सबको क्लियर है क्या? ओके बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बात करूं रिएक्शन विद लेविस बेस, ठीक है ना, हमें रिएक्शन करवानी है बच्चों लेविस बेस के साथ, ठीक है ना। तो लेविस बेस के साथ जो रिएक्शन है ना, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा सुनो, सबसे पहले है अपन लेते हैं बेटा, ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये इसको समझना बेटा, सिमेट्रिकल क्लीवेज, ठीक है ना। कैसा क्लीवेज करेंगे अपन? सिमेट्रिकल। अब देखो बेटा, ये सिमेट्रिकल क्लीवेज कब होगा बता सकते हो आप में से? देखो ये कब होगा बेटा, सुनना ढंग से, मैं क्या कह रहा हूं कि when Lewis base, when Lewis base है ना, never represent intermolecular association like intermolecular hydrogen bonding, then B2H6 is divided in two equal units of BH3 and each unit will combine with one molecule of Lewis base। अब बच्चों ये मैंने जो लिखा है ना, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, आप इसको अच्छे से समझना, बात आपको समझ में आ जाएगी। देखो बेटा कैसे, सुनो, सबसे पहले मैंने ये लिया B2H6, ठीक है, ये B2H6 है, ये B2H6 इस तरह से टूट जाएगा। देखो बेटा, दो इक्वल यूनिट में तोड़ दिया मैंने, बोलो बच्चों, दो इक्वल यूनिट में तोड़ दिया, तोड़ दिया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं एक बात करता हूं B2H6, मैंने सबसे पहले इसको ये लिया, देखो बेटा CH3N, ये लिया बेटा। एक बात बताओ बच्चों, क्या ये नाइट्रोजन का इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन दिखा सकता है? क्या ये आपका नाइट्रोजन इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन दिखा सकता है क्या? अरे नाइट्रोजन पर कोई लोन पेयर नहीं है ना, सॉरी नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है ना, तो ये हाइड्रोजन नहीं दिखा सकता ना। अरे हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा, पता है क्या? देखो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कहता CH3NH2, फिर मैं कहता CH3 की NH और CH3 की होल थ्राइस N, अब मुझे बताओ इन तीनों में से कौन कौन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा सकता है? बताओ इन तीनों में से कौन कौन हाइड्रोजन, देखो ये दिखा सकता है, ये दिखा सकता है, ये तो नहीं दिखा सकता ना। अरे बच्चों ये तो नहीं दिखा सकता ना, बोलो, ये बात समझ में आई क्या? आई बच्चों? तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा
कि आपका जो B2H6 है ना वो 2 पार्ट में टूट गया बच्चों, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब 2 इक्वल पार्ट में टूट गया तो एक बोरोन ने क्या कर रखा है, एक बोरोन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं बच्चों BH3 में, 3 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3 बॉन्ड्स के 6। तो देखो बेटा क्या होगा, ये इस तरह से इससे क्या करेगा बच्चों, ये इससे लोन पे ले लेगा बेटा। कैसे, देखो CH3 की होल थ्राइस n, आगे बात सुनिए। इसी तरह से देखो बेटा यहां पर भी यही होगा, CH3 है ना, ये कैसे करेगा, देखो बेटा NCH3 की होल थ्राइस। क्या समझ में आया आप लोगों को, बोलो बच्चों, अरे समझ में आया। अब बताओ, अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरे पास ये B2H6, ठीक है, और ये मेरे पास ये pyridine है बच्चों, इस कंपाउंड को मैं pyridine बोलता हूं, ठीक है। क्या ये pyridine हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्या, अरे बोलो बच्चों, क्या ये pyridine हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता ना। कोई इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन नहीं है, कहीं पर भी कोई इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन नहीं है ना बच्चों, नहीं है ना। तो क्या होगा, हमें क्या मिल जाएगा, देखो ये जो आपका pyridine का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये pyridine का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर जो लोन पेयर है ना वो क्या करेगा, वो इस BH3 को दे देगा और 2 मोल बन जाएंगे ऐसे, अरे बोलो बच्चों बन जाएंगे क्या, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं ये करता हूं B2H6 और मैं इसको रिएक्शन करवाता हूं इस कंपाउंड के साथ, ये बच्चों ये कंपाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, जानते हो क्या, इस कंपाउंड को जानते हो क्या बच्चों, ऑर्गेनिक में काम आता है ये, तो बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो क्या बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, है ना। ये बच्चों होता है THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है THF, ठीक है। अब बताओ बच्चों, क्या ये कंपाउंड किसी भी सूरत में इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन दिखा सकता है दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता ना। तो देखो बेटा, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये इसको दे देगा बेटा, ये ऑर्गेनिक में काम आता है बेटा आपके BH3, और ये इस तरह से 2 बन जाएंगे। आ गया बच्चों समझ में, अरे लॉजिक समझ में आ गया। अब बताओ, मेरे पास है बच्चों B2H6 और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, B2H6 और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बच्चों आपको पता है क्या कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अरे ये तो पता है ना, बोलो सबको पता है क्या। देखो कार्बन के वैलेंसी सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या हुआ, याद करो बच्चों, ये इस तरह से इन्होंने बॉन्ड बनाया। तो देखो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है ना ऑक्सीजन के तो सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, अरे ऑक्सीजन वाले सर्कल में इलेक्ट्रॉन काउंट करो। अब देखो कार्बन के सर्कल में कितने दिख रहे हैं, कार्बन के सर्कल में 6 दिख रहे हैं ना, कार्बन के सर्कल में 6 ही है, तो ये लोन पेयर इसको दे देता है बेटा, ये इसको लोन पेयर देगा। तो मुझे बताओ, जब कोई लोन पेयर देता है तो देने वाले पे प्लस और लेने वाले पे माइनस होता है कि नहीं होता बच्चों, बताओ, अरे देख, प्लस लेने वाले पे माइनस। अब अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है, प्लस वाला या माइनस वाला, अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है, प्लस वाला या माइनस वाला, माइनस वाला। अब मुझे बताओ बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कोई इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन दिखाता है क्या अरे कार्बन मोनोऑक्साइड को इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन दिखाता है क्या, नहीं दिखाता बच्चों। अगर इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन दिखाता तो ये गैसियस फेज में नहीं मिलता। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन दिखाता है, नहीं दिखाता ना। देखो बच्चों, ये क्या होता है, ये गैसियस फेज में होता है ना, मैं कह सकता हूं कि नो इंटर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, है ना। तो बच्चों बताओ किस तरह का क्लीवेज होगा इसमें, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, बोलो
सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अरे बोलो, सिमेट्रिकल होगा ना, 2 BH3 यूनिट बन जाएगी। देखो ये क्या होगा, ये हमारे पास मान लीजिए ये BH3 यूनिट है, ठीक है, और इधर से क्या हुआ, इधर से क्या हुआ, देखो इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए बेटा, दे दिए, तो ये हमारे 2 यूनिट बन गए। बन गया क्या बच्चों, समझ में आ गया? बोलो, ये बात समझ में आ गई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा उसको आगे दिक्कत होगी, एग्जाम में बहुत आता है ये, एग्जाम में ये बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात अपन करते हैं सेकंड, सिमेट्रिकल सॉरी अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। देखो देखो बच्चों, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज कब होता है इसको समझाते हैं। देखो ये जो होता है वो कब होगा, देखो बेटा सुनो, in the presence of Lewis base which shows intermolecular association like intermolecular hydrogen bonding, है ना? For example, NH3 CH3 NH2 CH3 की होल ट्वाइस NH, ये लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या ये तीनों कंपाउंड आपके क्या इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन दिखा देंगे? क्या ये इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन दिखा देंगे? बच्चों देखो सब में हाइड्रोजन है, अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दो। देखो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस बेस व्हिच शोज इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन लाइक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर एग्जांपल दिस, है ना? एंड इन द प्रेजेंस ऑफ smaller Lewis base like H माइनस। आ गया बच्चों समझ में? बोलो। तो अब देखो बेटा, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन, देखो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, ध्यान देना, ये जो B2H6 है, ये जो B2H6 है वो ऐसे जाएगा बच्चों, BH2 प्लस एंड B माइनस। अब बच्चों बताओ, लेविस बेस के 2 मॉलिक्यूल हमें कहां में लेने हैं, वो किसके साथ अटैच होंगे, BH2 प्लस के साथ या BH4 माइनस के साथ? बताओ बच्चों, लेविस बेस के दोनों मॉलिक्यूल किसके साथ अटैच होंगे, BH2 प्लस के साथ या BH4 माइनस? देखो बेटा, BH4 माइनस का तो ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको तो अगर आप ध्यान दो ना, तो इसका तो ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है ना? इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना बच्चों? कंप्लीट ऑक्टेट। अच्छा इसमें देखो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास देखा जाए तो बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तो बच्चों बताओ, लेविस बेस के दोनों मॉलिक्यूल किससे कंबाइंड होंगे, लेविस बेस के दोनों मॉलिक्यूल किससे कंबाइंड होंगे, BH2 प्लस होंगे, है ना बेटा? अपन कह सकते हैं इट मींस बोथ molecule of
Lewis base will combine with BH2 plus। BH4 माइनस के साथ तो नहीं होगा ना? अरे BH4 माइनस के साथ तो नहीं होगा ना बच्चों? समझ में आया मामला? अरे बात समझ में आई क्या? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे बात करता हूं, जैसे देखो मैंने लिया NaH प्लस B2H6, ठीक है। तो अब इसमें देखो होगा क्या, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। एक तो बना है BH2 प्लस, ठीक है, और एक बना हुआ है BH4 माइनस, बना हुआ है। अब बताओ NaH से जो दो हाइड्रोजन मिलेगी, दो H माइनस मिलेंगे, वो किस यूनिट को जाके लिंक होंगे? बोलो बच्चों। NaH से जो दो H मिलेगी वो BH2 से होगी ना? देखो बेटा यहां पर ये H माइनस और ये H माइनस। अब बताओ बच्चों, अब ओवरऑल इस यूनिट पे कितना चार्ज डेवलप हो गया? अब बताओ बच्चों, अब इस ब्रिकेट में ओवरऑल -1 हो गया क्या? देखो बेटा -1 -2 और +1, तो नेट -1 डेवलप हो गया। नेट -1 के साथ एक Na प्लस आके जुड़ सकता है क्या? एक Na प्लस आके जुड़ सकता है बच्चों? बोलो। इसी तरह से इधर भी एक जुड़ जाएगा। यानी ओवरऑल अपन क्या कह सकते हैं, है ना, अपन ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या, आप इसको ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पर आपको मिल गए 2 मोल्स ऑफ NaBH4। मिल गया क्या? अरे बोलो बच्चों, मिल गया क्या? आप एक काम करो ना, इसको पूरे को जोड़ के लिखो, बताओ क्या मिलेगा। Na2B2OH8। Na2B2H8 को क्या लिखोगे बच्चों बताओ? Na2B2H8 को क्या लिखोगे? 2 मोल्स लिख सकते हैं बच्चों? अरे 2 मोल्स लिख देंगे क्या? लिख देंगे बच्चों? ये बात आपको समझ में आ गई? आ गई सबको? चलो बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अब बात करते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है, IIT JEE में आ चुका, नीट में आ चुका, ये क्वेश्चन आता रहता है बेटा, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, सबसे पहला अपन लेते हैं नंबर 1, एट लो टेम्परेचर, ठीक है ना। लो टेम्परेचर पे चलते हैं बच्चों। तो लो टेम्परेचर पे देखो बेटा क्या होगा, B2H6 और ये NH3 है। मुझे बताओ बच्चों, यहां पर कैसा क्लीवेज होगा, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? यहां कैसा होगा, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? चेक करो, देखो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो लेविस बेस में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है तो अनसिमेट्रिकल होगा ना। अरे थोड़ा ध्यान दे लो यार, बैठे हैं सारे फ्री ऐसे ही, कोई ध्यान नहीं दे रहा। देखो बेटा क्या होगा, यहाँ होगा, आपको अगर अपन देखें तो ये अमोनिया लिया मैंने, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा क्या मिलने वाला है हमें, एक तो हमें ये मिलेगा NH3BH NH3, इसको मिल जाएगा क्या? दोनों के दोनों लोन पे BH2 को मिलेंगे, और साथ में क्या मिलेगा बच्चों बताओ, BH4 माइनस। ये मिलेगा क्या बच्चों बताओ? अरे दोनों इसी को मिल जाएंगे, मिल जाएंगे बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, क्या मैं कहता हूं कि एट 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस तो देखो बेटा क्या होगा, ध्यान देना। मुझे एक बार बताओ, मैंने क्या किया, 200 डिग्री सेल्सियस पर समझाता हूं मैं आपको। देखो बेटा B2H6 और अमोनिया ये लिया हमने, ठीक है। हमने इनको लिया बच्चों 1:2 में, ठीक है, और ये नियर अबाउट टेम्परेचर 200। एक बात बताओ बच्चों, अगर मैंने इसको 1:2 में लिया तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों, B2H6 के एक मॉलिक्यूल में बोरॉन कितने?
P2S6 के एक मॉलिक्यूल में बोरोन 2 है और NH3 के 2 मोल लिए, NH3 के 2 मोल लिए, तो नाइट्रोजन कितने हो गए? तो नाइट्रोजन कितने हो गए? 2। तो ओवरऑल अगर अपन बोरोन और नाइट्रोजन एटम का रेशियो देखें तो रेशियो 1:1 हो गया क्या? रेशियो 1:1 हो गया क्या? हो गया बच्चों। अब मुझे बताओ, जब आप टेम्परेचर आप काफी हाई ले जाते हो तो आपको पता है क्या होता है कि आपके सिग्मा बॉन्ड टूटने लग जाएंगे और पाई बॉन्ड बनने लग जाएंगे। बच्चों समझ में आ रहा है? क्या होगा? जो हाइड्रोजन है वो निकलने लग जाएगी। अब एक बात बताओ बच्चों, आप लोगों ने कभी पढ़ा है क्या P3N3H6? P3N3H6 में ध्यान दीजिए, क्या बोरोन और नाइट्रोजन के एटम का रेशियो 1:1 है क्या? क्या बोरोन और नाइट्रोजन के एटम्स का रेशियो 1:1 है क्या? है बच्चों? तो देखो बेटा क्या होगा कि यहां से, है ना, यहां से बच्चों पहले तो देखो बेटा हम क्या बोलेंगे कि पहले तो बनेगा ये वाला कंपाउंड, ठीक है, B2S6 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। फिर देखो बेटा ये B2S6 और ये जो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया है, इससे क्या बन जाएगा? ये B3N3H6 और साथ में आपकी हाइड्रोजन निकलती रहेगी। ये हाइड्रोजन निकली। अब समझ आया ये कंपाउंड मैंने क्यों बनाया? आप बेटा थोड़ा सा ध्यान दो कि मैंने क्या किया। मैंने रेशियो बराबर ले रखा है, दिख रहा है क्या? बोरोन और नाइट्रोजन के एटम का, अरे बोरोन और नाइट्रोजन के एटम्स का रेशियो देखो आप, समझ में आ रहा है क्या? तो देखो बेटा सुनो, अगर मैं इसको 2 कर दूं, इसको मैं 3 कर दूं, अब देखो बेटा हमारे पास ये हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो तो कितनी होगी बताओ? ये हाइड्रोजन हो गई आपकी इधर 6 3 जा 18 और 18। बैलेंस कर सकते हो बच्चों? अरे बैलेंस कर सकते हो क्या? देखो बच्चों क्या हो जाएगा, बैलेंस होगी क्या? देखो हमारे पास 3 डाइबोरेन के मॉलिक्यूल है, 3 डाइबोरेन के मॉलिक्यूल है, तो 3 डाइबोरेन के मॉलिक्यूल में होगी 18 और 6 हमारे पास अमोनिया है, 6 हमारे पास अमोनिया है ना बच्चों, तो वो होगी 18, 36 होगी ना बच्चों। तो यहाँ कितनी आई अभी तक? 12 और 12 नहीं बच्चों, अभी तो हुई नहीं। हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे 12 लगाना पड़ेगा, अब जाके बैलेंस होगी। हो गया क्या? अरे बच्चों समझ में आया ये प्रोडक्ट क्यों बनाया मैंने, P3N3H6? अच्छा इसको क्या बोलते हैं बच्चों बताओ? इसको क्या बोलते हैं जानते हो? इसको बोलते हैं बच्चों इनऑर्गेनिक बेंजीन, या इसी को बोलते हैं बोराजोल, या इसी को बोलते हैं बोराजीन। बोलते हैं क्या? बोराजोल या बोराजीन। अच्छा ये इसकी स्ट्रक्चर आपने, है ना? अब मुझे एक बात बताओ देव किशोर व्यास, तू थोड़ी मैथ्स ढंग से सीख ले, सही रहेगा तेरे लिए, है ना? हाँ जी। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे ये जो C6H6 है, एक बेंजीन होती है बच्चों, ठीक है ना? तो बेंजीन में अगर मैं ऐसा बोलूं, ये कंडीशन है, ठीक है, तो बेंजीन में देखो बेटा ये होता है पिक्चर, होता है। अब एक बात बताओ बच्चों, बेंजीन में जैसे ये कार्बन है नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 है बच्चों। अब मान लो मैं इन 2 हाइड्रोजन को हटा दूं, ठीक है, और 1 2 पोजीशन पर कोई 2 एटम लगा दूं, फिर मैं 1 3 पे लगा सकता हूं और फिर मैं 1 4 पे लगा सकता हूं, लगा सकता हूं ना? 1 2 1 3 1 4, बोलो बच्चों। 1 2 को क्या बोलते हैं पता है क्या? इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पैरा, बोलते हैं बच्चों। देखो इस तरह की पिक्चर बनती है आपके सामने, ये बेंजीन है जैसे सब, ये लगा दिया मान लीजिए एक्स एक्स, ठीक है, फिर मैंने ये लगा दिया एक्स एक्स, फिर मान लीजिए मैंने ये लगा दिया। तो बताओ बेंजीन के कितने डाई सब्स्टिट्यूट आइसोमर्स बने? बेंजीन के 3 बने ना,
बोलो बच्चों, मैं बोल सकता हूं डाई सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स ऑफ बेंजीन, वो कितने बने? वो बने 3। अब देखो बेटा, डाई सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन है ना बेटा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये 4 बनते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। अब ये 4 कैसे बने वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखो बेटा सुनो, डाई सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स, विश्वजीत इसमें क्या समझ में नहीं आया भाई? मैं ऐसा क्या बता दिया मैंने? कार्बन और 2 पे मैंने 2H हटाई और यहाँ पे X लगा दिया, ठीक है। फिर 1 और 3 पे लगा दिया, फिर 1 और 4 पे लगा दिया। नहीं बताया ऑर्थो मेटा पैरा मैंने? ये ऑलरेडी बता चुका हूं ना। अभी 3 नहीं दिख रहे क्या तेरे को स्ट्रक्चर? अरे विश्वजीत क्या समझ में नहीं आया तेरे को? अरे 1 2 पोजीशन है, पोजीशन। पहला कार्बन दूसरा कार्बन नंबर दिए हुए हैं, जैसे तेरे घर के नंबर होंगे वैसे कार्बन को नंबर नहीं दे सकता क्या? दे सकता हूं। आगे क्या समझ में? अब इसी तरह से किधर भी दे सकता हूं, 1 2 3 4 तो दोनों के लिए कॉमन होगा, 4 तो दोनों के लिए कॉमन होगा। अब देखो, अगर मेरे पास ये हो, देखो बेटा सुनो, हमारे पास ये पिक्चर है, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना बच्चों। सबसे पहले बच्चों बताओ कि अगर मैं यहां पर, जैसे देखो 1 2 पोजीशन ली मैंने, है ना, 1 2 पोजीशन ले ली, तो 1 2 पोजीशन में एक एटम बोरोन होगा, एक एटम नाइट्रोजन होगा क्या? 1 2 पोजीशन में एक एटम बोरोन होगा, एक एटम नाइट्रोजन होगा क्या? बताओ बच्चों। अरे सही है क्या? फिर बताओ, अगर मैं कहता हूं कि 1 3, 1 3 में एक बात बताओ बच्चों, एक एटम क्या होगा? बोरोन और बोरोन। अच्छा बच्चों बताओ, ये हो गया, ठीक है। एक बात बताओ बच्चों, क्या मैं 2 और 4 भी ले सकता हूं क्या? अरे 2 और 4 भी तो वही पोजीशन है ना, 2 और 4 भी वही पोजीशन है क्या जो 1 3 है? 1 और 3 के बीच में क्या है? बताओ, एक अंतर आ रहा है, एक का डिफरेंस आ रहा है, और 2 और 4 के बीच में भी एक एटम आ रहा है। ये क्या हो गया बच्चों? नाइट्रोजन नाइट्रोजन। और एक आ गया 1 4, 1 4 क्या होगा? 1 4 होगा बोरोन नाइट्रोजन। यहाँ ये 4 पोजीशन समझ में आई क्या? अरे बोलो बच्चों, ये 4 पोजीशन समझ में आई क्या? विश्वजीत सिंह को पूछें उसको आया कि नहीं आया। विश्वजीत तेरे को आया क्या? अरे विश्वजीत तेरे को आया क्या? अब आप कहोगे सर बेंजीन में भी तो 2 4 हो सकती है, तो बेंजीन में अगर आप ध्यान दो तो बच्चों 2 और 4 वही है जो 1 3 है। बेंजीन में 2 और 4 वही है जो 1 और 3 है, पता है ना? अरे दोनों में कार्बन कार्बन पर अटैच है ना फाइनली। जबकि इनॉर्गेनिक बेंजीन में देखो क्या हुआ, 1 3 में बोरोन बोरोन पर है और 2 4 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन पर है। क्या समझ में आया? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? और अगर आपको नहीं समझ आया ना बेटा, तो आप एक काम करो, इनकी जगह जोड़ जोड़ के देख लो आप, ठीक है ना। इनकी जगह पर आप क्या करो, इनको अटैच करके देख लो। कैसे? देखो, देखो एक बार मैंने एक्स और एक्स यहां लगा दिया, ये आपका एच चल रहा है। फिर क्या करेंगे अपन? यहाँ एक्स लगा दिया, यहाँ एक्स लगा दिया।
ये H और H चल रहा है। फिर देखो इधर X लगा दिया, इधर X लगा दिया। फिर देखो नेक्स्ट, ये देखो मैंने आपको चारों बना के बता दिए। ये बच्चों मैंने चारों बना के बता दिए, अब तो समझ में आ गया क्या? आ गया भाई? देवकिशोर व्यास आ गया तेरे को समझ में? चलो बच्चों देखो सुनो, 2 और 3 सेम है। एक मिनट, ये हो गया, ठीक है। चलो बच्चों अब देखो सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैंने क्या किया, डाइबोरेन के साथ अमोनिया लिया बच्चों, एक्सिस में लिया, ठीक है, और एक्सिस में लेकर मैंने टेम्परेचर क्या कर दिया, 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा कर दिया। तो अब क्या होगा बच्चों, अब जो बची हुई हाइड्रोजन है वो भी निकलने लग जाएगी, है ना। अब बताओ बच्चों, B3N3H6 में से भी क्या होगी, जो आपकी बनी थी वो भी हाइड्रोजन निकलने लग जाएगी। देखो क्या मिला था पहले तो हमें ये मिला था बच्चों, B3N3H6। अब इसमें से भी बच्चों ये 3 हाइड्रोजन निकल गई, तो हमें मिला B3N3। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, Bn? बोलो बच्चों, ये Bn क्या बन गया बच्चों बताओ? अरे Bn क्या है ये, याद है क्या, कहीं पढ़ाया था? अरे ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया बच्चों मैंने, बोरोन नाइट्राइड दैट इज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, पढ़ाया था। ये है आपका बोरोन नाइट्राइड, जिसको अपन बोलते हैं बच्चों इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ठीक है। और इसको बोलते हैं बच्चों बोरा जोन बोलते हैं, ठीक है। वो बोरा जीन था, ये बोरा जोन है, ठीक है ना। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो किसके सिमिलर होती है, स्ट्रक्चर सिमिलर टू ग्रेफाइट, ठीक है बच्चों। ये स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होती है, ग्रेफाइट के सिमिलर इसकी स्ट्रक्चर होती है बच्चों, ठीक है ना। की जो स्ट्रक्चर है वो ग्रेफाइट के सिमिलर होती है, आपने पढ़ा भी है, देखो बेटा सुनो, ये बोरोन, ये नाइट्रोजन, बोरोन, इस तरह से, फिर बोरोन, नाइट्रोजन, बोरोन, ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनती जाती है बच्चों। याद है क्या? अरे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था। तो बच्चों डाइबोरेन की रिएक्शन समझ में आ गई, ये डाइबोरेन की तीनों रिएक्शन समझ में आ गई बच्चों। 200 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या बना, इनऑर्गेनिक बेंजीन, और 200 से ऊपर जाते ही सारी हाइड्रोजन हट गई और सिर्फ बोरोन और नाइट्रोजन बची बच्चों। बची कि नहीं बची? बोलो बेटा बच गई क्या? बोलो, समझ में आया? आ गया? सबको क्लियर है? ठीक है भैया, चलो सबको क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है ये तो। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट, देखिए मेरे पास है बोरोन, ठीक है। बोरोन को अगर हम क्या करते हैं, बोरोन को हीट करें बच्चों ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बताओ क्या बना था,
बोरोन को ऑक्सीजन की वजह से हीट करने पर क्या बनाया था, याद है क्या? B2O3 बना था बच्चों, ठीक है। अच्छा अब बताओ, बोरोन को नाइट्रोजन की वजह करने पर, बताओ, बोरोन को नाइट्रोजन की Pn, बोरोन, अच्छा बोरोन को क्लोरीन की प्रेजेंस में हीट करने पर क्या बनेगा, बताओ बच्चों? BCl3। बोरोन को ब्रोमीन की प्रेजेंस में हीट करें, क्या बन जाएगा? PbR3। लेकिन ध्यान रखना, बोरोन को जब आप आयोडीन के साथ रिएक्शन कराओ, बोरोन आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि आयोडीन बहुत ही क्या होता है, इनर्ट जैसा है, रिएक्टिव नहीं है ये। आयोडीन आपको पता होगा लीस्ट रिएक्टिव हेलोजन होता है। मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है? फ्लोरीन। और लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है? आयोडीन, ठीक है ना बच्चों? अच्छा, ना ये किसी हेलोजन एसिड से रिएक्ट करता है, हेलोजन एसिड जैसे HI है, ठीक है ना, HBr है, इनके साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। बोरोन किसी भी हेलोजन, आपको पता है क्या, हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करता कौन है? मेटल करते हैं। बोरोन क्या है बच्चों? अरे बोरोन क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है ना। बोरोन जो है वो नॉन मेटल है, ठीक है। अच्छा, आयोडीन आपको पता होगा क्या है? लीस्ट रिएक्टिव हेलोजन है ये, ठीक है। और आपको पता होगा कि metals react with हेलोजन एसिड्स, ठीक है ना। मेटल रिएक्ट करते हैं हेलोजन एसिड के साथ, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इसी बोरोन को रिएक्ट करवाता हूं इसके, देखो बोरोन को रिएक्ट करवाओ आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, बताओ बच्चों क्या बनेगा? और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, बताइए क्या बनेंगे? आपको दिख रहा है बच्चों, ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या दे सकते हैं आपको? ऑक्सीजन। अरे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीजन दे सकते हैं क्या? तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बच्चों बोरोन के ऑक्साइड बन जाएंगे दोनों कंडीशन में, B2O3। कैसे? देखो बेटा सुनो, जैसे मेरे पास ये HNO3 है, ठीक है ना, तो HNO3 बेटा ऐसे जाता है 2NO2 प्लस H2O, इसने नेसेंट ऑक्सीजन दे दी, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन इसको मिल सकती है ना, बोलो बच्चों? और इसको मिल सकती है इसी प्रकार से, देखो बच्चों H2SO4 है वो ऐसे चला गया, H2O प्लस SO2, ये ऑक्सीजन भी तो इसको मिल सकती है, अरे ये ऑक्सीजन भी तो इसको मिल सकती है। आ गया क्या समझ में? आ गया बच्चों सबको? ठीक है भैया, चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, चलो अब चलते हैं बच्चों अपन कार्बन फैमिली के ऊपर, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे कार्बन फैमिली, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, कार्बन फैमिली में अगर मैं आपसे पूछूं फैमिली मेंबर्स, देखिए ये बच्चों ये होते कि नहीं होते बच्चों? देखो पहले दोनों, ये दोनों क्या है? ये नॉन मेटल है। फर्स्ट दोनों जो है वो नॉन मेटल है। जर्मेनियम क्या बच्चों, बताओ? नॉन मेटल है या मेटल है? ये मेटलोइड है बच्चों, ये क्या है? ये मेटलोइड है। और ये दोनों के दोनों क्या बच्चों? ये मेटल है, ठीक है ना, है बच्चों। अब देखो आपको पता होगा कि ये दोनों क्या है, इसमें एक खास बात और है, टिन और पीबी, क्या ये दोनों एम्फोटेरिक है क्या बच्चों? बताओ क्या ये दोनों एम्फोटेरिक है बच्चों। अब आओ देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट मैं कह सकता हूं बच्चों ऑल आर सॉलिड एलिमेंट्स, ठीक है ना, सारे के सारे बच्चों सॉलिड एलिमेंट्स हैं, कोई भी इसमें, ठीक है।
अब देखो बेटा सुनो, अगर आपको पता होगा बच्चों सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं सेमीकंडक्टर। देखो बच्चों नाम सुना है क्या? एक होता है कंडक्टर, एक होता है वैभव पुलरिया सिलिकॉन को एनसीईआरटी नॉन मेटल मानती है, ये मैंने आपको बता रखा है पीरियोडिक टेबल में। हाँ भैया, सेमीकंडक्टर क्या हो गया? इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है ना? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच वाली पिक्चर हो गई, ठीक है। फिर देखो बेटा, आप एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कार्बन जो है ना, इसकी क्या होती है? इसकी होती है बच्चों 17th रैंक इन अर्थ क्रस्ट, इन अबंडेंस। अबंडेंस के मामले में कार्बन की कौन सी रैंक है बच्चों? अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मिलने वाला कौन सा एलिमेंट है? अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट है ऑक्सीजन, ठीक है ना? सबसे ज्यादा मैंने एलिमेंट पूछा है, मेटल नहीं पूछा है। एलिमेंट पूछा है बच्चों, एल्यूमिनियम क्यों बोल रहे हो? सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम, ठीक है ना? अभी मैंने क्या बोला? मैंने अर्थ क्रस्ट में ज्यादा कुछ एलिमेंट पूछा था, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, जो पीबी है ना बच्चों, ये क्या करता है? ये ये क्या कर सकता है बेटा? इट कैन एब्सॉर्ब हार्मफुल रेडिएशंस, ठीक है ना? ये हार्मफुल रेडिएशंस को एब्सॉर्ब कर सकता है। अब देखो बेटा सुनो, कार्बन है ना बेटा, इसके आपको पता होगा कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये इसके क्या है? 3 आइसोटोप है बच्चों, ठीक है ना? अच्छा, कार्बन जो 14 है वो क्या है बच्चों बताओ? वो होता है रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव समझते हैं बच्चों? रेडियो एक्टिव किसको बोलते हैं? जो अपने आप डिसइंटीग्रेट होता हो, अपने आप क्या हो जाता हो? खत्म होता रहता हो, अपने आप ही डिसइंटीग्रेट होता रहता हो, खत्म होता रहता हो, ठीक है ना? रेडिएशंस को एमिट करता है बच्चों, ठीक है। अब देखो, आपको पता होगा कार्बन 14, इसकी जो बच्चों हाफ लाइफ है वो इतनी होती है बच्चों। हाफ लाइफ का मतलब समझते हो? हाफ लाइफ का मतलब ये वहां कि भैया इतने टाइम के बाद इसकी हाफ अमाउंट बच जाएगी, ठीक है ना? आपने अगर 100 ग्राम कार्बन 14 लिया तो इतने टाइम के बाद 5770 ईयर्स के बाद इसकी क्या रह जाएगी? 50 ग्राम रह जाएगी, ठीक है ना? तो ये किस में आता है बच्चों? यूज्ड इन कार्बन डेटिंग मेथड, ठीक है ना? ये कार्बन डेटिंग मेथड में यूजफुल है। ये किस मेथड में यूजफुल है? कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड पता है क्या क्या यूज करता है ना? इस मेथड से क्या करता है अपन? बाय दिस मेथड वी डिटरमाइन एज ऑफ फॉसिल्स, है ना? जो फॉसिल्स होते हैं उनकी हम क्या करते हैं बच्चों? एज को डिटरमाइन करते हैं बच्चों, ठीक है ना? चलिए अब आओ बच्चों, अपन बात करते हैं नेक्स्ट जनरल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो जनरल प्रॉपर्टीज में देखो बेटा सुनो, सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? तो बच्चों बताओ, इस फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगा? बताओ। NH2 NP2 होगा बच्चों। फिर देखो बेटा सुनो, फिर बात करते हैं अपन एटॉमिक रेडियस, है ना? तो बच्चों आपको पता होगा कि ये है बच्चों
जैसे जैसे आप डाउनवर्ड जाओगे आपको पता होगा साइज क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगी बच्चों, एटॉमिक रेडियस आपकी इंक्रीज करेगी, अरे इंक्रीज करेगी ना, बोलो बच्चों। अच्छा, आपको पता होगा कि साइज ऑफ टिन एंड पीबी इज ऑलमोस्ट सिमिलर। बोलो बच्चों क्या बात सही है, अरे बात सही है, इनके साइज में बहुत कम डिफरेंस है ना। इसका एटॉमिक नंबर होता है 50, 82। याद है क्या, जब मैंने बोला था कि जब दो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में 32 का डिफरेंस होता है तो वहां पर एफ आ जाता है, और एफ का आपको याद करो सिल्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है, याद है ना। तो जैसे ही 32 तक का डिफरेंस आता है साइज इक्वल हो गया, समझ में आ गया बच्चों, अरे बच्चों समझ में आ गया, ठीक है। अब आओ बच्चों देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक रेडियस के बाद, आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो बेटा, अगर मैं बोलूं कि देखिए जैसे जैसे आप नीचे जाओगे बढ़ेगी ना, जैसे जैसे नीचे जाओगे बढ़ेगी, लेकिन आपको पता है क्या पीबी की भैया एसएन से ज्यादा होती है, ये पता है क्या, बोलो बच्चों। देखो दोनों का साइज तो इक्वल है ना, अरे दोनों का साइज इक्वल है, अब बताओ किसके न्यूक्लियस की पावर ज्यादा है, इसके न्यूक्लियस की पावर ज्यादा है जिसमें प्रोटॉन ज्यादा है, कि न्यूक्लियस की पावर ज्यादा है, याद आ गया, पीबी की होगी ना, बोलो बच्चों, ठीक है ना। फिर आओ देखो बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं अपन डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्या होगी बच्चों, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, ठीक है, डेंसिटी आपकी कंटिन्यूसली राइज करती जाती है, डेंसिटी कंटिन्यूसली बढ़ेगी, ठीक है। डेंसिटी के बाद आते हैं बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज ईएन, ईएन की बात करें तो आपको याद होगा बच्चों, देखो इसकी 2.5, 1.8, 1.8, 1.8, और देखो टिन की क्या है बच्चों, स्लाइटली ज्यादा है, कह सकते हैं ऑलमोस्ट बराबर है, अरे टिन की स्लाइटली ज्यादा है, अपन कह सकते हैं ऑलमोस्ट बराबर है। तो पता लगा टिन क्या, सॉरी पीबी, प्लम्बम, मैंने गलत बोल दिया ना, पीबी की स्लाइटली ज्यादा है बच्चों, पीबी की स्लाइटली ज्यादा है ना, है बच्चों, बोलो क्यों है, पता है क्या, अरे पीबी के कॉन्फ़िगरेशन में एफ ऑर्बिटल आ गया, एफ का सिल्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है तो ये अट्रैक्ट करेगा ना, बोलो बच्चों। अब आओ बेटा देखो नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक हो सकती है बच्चों बताओ, इस ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक हो सकती है, याद है क्या, -4 टू +4, -4 टू +4। लेकिन अब उसमें देखो बच्चों, अगर मैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो मेरे पास है +4, +2। क्या कार्बन कभी भी, क्या कार्बन कभी भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है क्या, अरे बोलो बच्चों क्या कार्बन कभी +1 दिखाता है, देखो जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, मेरे पास है CH4, CHCl3, CH2Cl2, ठीक है, CHCl2 हो गया। अब देखो बेटा मैंने कर दिया CCl4, तो यहाँ आएगा -4, यहाँ आएगा आपका बताओ क्या, CHCl3 में क्या आएगी +2, यहाँ आएगी 0, और यहाँ आएगी +4, आएगा क्या, अरे बोलो बच्चों। तो देखो बेटा सुनो, कार्बन नेवर रिप्रेजेंट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक है ना, कार्बन कभी भी +1 नहीं दिखाता, है ना, अरे कार्बन कभी भी +1 नहीं दिखाता है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, डाउन द ग्रुप जाने पर +4 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और +2 की बढ़ती है, रीजन बताओ, बताओ
इनर्ट पेयर इफेक्ट याद है क्या? याद है बच्चों? वेरी गुड। क्या बोलेंगे? डाउन द ग्रुप stability of +4 oxidation state decreases and +2 oxidation state increases। इसका रीजन है बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट मैं बोलूंगा डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू रिप्रेजेंट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। सही बात है क्या? नीचे जाने पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करने की टेंडेंसी कम होगी। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन मेटेलिक कैरेक्टर। बोलो बच्चों, मैं कह सकता हूं नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर राइज होते हैं क्या? अरे नीचे जाने पर देखो, नीचे वाला एलिमेंट मेटल है ना, टिन और पी भी मेटल है बच्चों। ठीक है, चलो बाकी कर लेते हैं बेटा, बाकी कर लेंगे।